हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के जो मैं आया हूं बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्या यहां से पूछा जा सकता है, अरे इतना आप कर लो ना, इतना आप कर लो, सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इस वीडियो को पूरा आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर आप देख लेते हो, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप पहला ही टेस्ट कर लेना ना, अभी आपका जो एसेंट होने वाला है नेक्स्ट, उसी में ये चैप्टर आ रहा है। तो आप यहां पे इसमें से इसको पढ़ाई कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिल्कुल भी नहीं पूछता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटासिड्स। ध्यान दीजिएगा, एंटासिड्स किसे कहते हैं, क्या किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बच्चों होता क्या है, कभी कभी इंसान क्या करता है, बहुत ज्यादा अचरा खचरा खा लेता है, पूरा इधर उधर का खाना खा लिया, गैस बन गया पेट में, या किसी किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, कुछ भी खा लिया गैस बन गया, तो पूरा गैस बन जाएगा। तो वो गैस जो होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है लाइफ के लिए। तो उस गैस को हटाना है, गैस नहीं बने या बन गया तो उसको हटाना है, तो आखिरकार जो मेडिसिन देंगे उसके लिए, उसी को कहा जाता है एंटासिड्स। यानी कि सुनो, 1970 तक यानी 1970 तक की बात यहां पे कर रहा है। उस समय तक यहां पे जो एंटासिड के रूप में इस्तेमाल होता था, वो सिर्फ और सिर्फ होता था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बच्चों इसको कहते हैं, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ना NaHCO3, वही NaHCO3 को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इस्तेमाल होता था, या फिर ए मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको जो दिख रहा होगा एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इस्तेमाल होता था। 1970 तक की बात यहां पे कह रहा है। ये जो हमने लिखा है फॉर्मूला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को यहां पे इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना, 1970 तक। लेकिन जानते हो ये दिक्कत क्या था, जब किसी पेशेंट को एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता था, लंबे समय तक NaHCO3 दिया जाता था, तो मेक द स्टोमक अल्कलाइन, ये स्टोमक को कर देता था अल्कलाइन। जबकि स्टोमक होना कैसा चाहिए, स्टोमक होना चाहिए यहां पे एसिडिक, तब तो खाना को डाइजेशन होगा, तब तो खाना यहां पे पचेगा। लेकिन ये जब NaHCO3 लंबे समय तक पेशेंट को देते हैं, तो उस पेशेंट का जो स्टोमक है वो अल्कलाइन हो जाता है, और जबकि होना चाहिए एसिडिक, हो गया अल्कलाइन, तो स्टोमक को आ जाता है गुस्सा, और स्टोमक को गुस्सा आ जाता है, कहता है ले अब खूब ज्यादा वहां पे एक्सेस एसिड का सेक्रेशन स्टार्ट कर देता है, स्टोमक एग्रेसिव हो जाता है। तो वही इसके केस में कह रहा है कि हाउएवर एक्सेसिव NaHCO3 कैन मेक द स्टोमक अल्कलाइन एंड ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड्स। यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में एसिड सेक्रेट करने लगता है स्टोमक। जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट ज्यादा समय तक पेशेंट को देते हैं, उसका स्टोमक अल्कलाइन हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा एसिड और बनने लगता है। जबकि उस जमाने में 1970 तक की बात यहां पे कह रहा है कि ज्यादा बेहतर ऑप्शन था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। क्यों? तो MgOH का होल 2 प्लस LOH का होल 2 आर बेटर अल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ बीइंग इनसॉल्युबल। ये इनसॉल्युबल होता है। दिस डू नॉट इंक्रीज द pH अबव न्यूट्रलिटी, ये pH को बढ़ाता नहीं है ज्यादा, ये न्यूट्रल तक लाता है। यानी कि pH नहीं बढ़ने का मतलब हुआ कि जो स्टोमक है वो अल्कलाइन नहीं होता है। जबकि NaHCO3 जो है वो उस जमाने में देने से क्या होता था कि स्टोमक अल्कलाइन हो जाता था, होना चाहिए एसिडिक, तो स्टोमक और ज्यादा एग्रेसिव होकर के ज्यादा एसिड छोड़ने लगता है, ज्यादा एसिड सेक्रेट करने लगता है, जिसके कारण कि उस पेशेंट को एसिडिटी ठीक होने के बदले और ज्यादा हाइपर एसिडिटी पकड़ लेता था बीमारी, ठीक है ना, इसलिए वो अच्छा नहीं था। लेकिन बच्चों एंटासिड ड्रग्स जो आया है, सबसे पहले यहां पे जो ड्रग्स आया है इसको हम लोग सिमिटीडीन कहते हैं। याद करो नाम ही यहां पे इंपॉर्टेंट है ड्रग्स का। सबसे पहले एंटासिड का नाम याद रखोगे, इसको कहते हैं सिमिटीडीन। क्या कहते हैं बच्चों? सिमिटीडीन, या उसी को हम लोग टेगामेट कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं रेनिटिडीन। रेनिटिडीन जेंटेक, ये मार्केट में भी मिलता है, रेनिटिडीन जेंटेक और सिमिटीडीन टेगामेट। याद हुआ क्या? सिमिटीडीन टेगामेट,
रेनिटिडिन, जेंटेक। तो 1970 तक इस्तेमाल होता था सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट खतरनाक था क्योंकि वो पेट को अल्कलाइन कर देता था और ज्यादा एसिड जो है सेक्रेट होता था, जबकि मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेहतर ऑप्शन था क्योंकि वो पीएच को बस न्यूट्रल तक लाता था, पीएच को बढ़ाता नहीं था और इनसॉल्युबल होता था। उसके बाद जो ड्रग्स आया है एंटासिड्स में वो सिमिटिडिन है, उसको टेगामेट कहते हैं। उसके बाद रेनिटिडिन है जिसको जेंटेक कहते हैं। आप देखो अच्छे तरीके से इसको लिख करके पढ़ करके आपको हर हाल में ड्रग्स को याद रखना है। तो सिमिटिडिन और रेनिटिडिन दोनों एक एंटा एसिड ड्रग्स है। याद हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यहां से एंटी हिस्टामिन के बारे में। बच्चों आप लोग जानते हो हिस्टामिन के बारे में, हिस्टामिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो नेजल कॉन्जेशन हो जाता है, नाक फंस जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, सर्दी हो जाता है, बुखार हो जाता है, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हिस्टामिन केमिकल। अगर वो ज्यादा हो गया आपके बॉडी में तो आपको देना पड़ेगा एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन देखिए, तो एंटी हिस्टामिन के लिए यहां पे जो एक आता है टेबलेट, सबसे पहले ब्रोमफेनरामाइन। ये जो ड्रग्स है ब्रोमफेनरामाइन और इसी को कहते हैं डायमिटैप या ब्रोमफेनरामाइन ये कहते हैं। और एक आता है टर्फेनाडाइन। तो पूछेगा अगर आपसे कि टर्फेनाडाइन और सेल्डेन क्या है, याद करो जल्दी करो बाबू, जल्दी याद करो कि टर्फेनाडाइन और सेल्डेन, ब्रोमफेनरामाइन और डायमिटैप। वहां एंटासिड में था सिमिटिडिन और रेनिटिडिन वो था वहां पे एंटा एसिड, गैस बनता है उसके लिए देते हैं। और किसी को एलर्जी हो गया है, एलर्जी हुआ है किसी चीजों से, या फिर नाक फंस गया है, पूरा नाक जाम हो गया है, सर्दी खांसी ये सब हो गया है, तो वहां पे एंटी हिस्टामिन देते हैं और वो हो गया ब्रोमफेनरामाइन, डायमिटैप और टर्फेनाडाइन यानी कि सेल्डेन। ये दोनों हो गया एंटी हिस्टामिन। आपको ये ड्रग्स का नाम ही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट आता है बच्चों यहां पे ट्रैंक्विलाइजर्स। सुनिए, जितना भी दिमागी समस्या है, ब्रेन से संबंधित जितना भी यहां पे समस्या है, उसके लिए जो यहां पे देते हैं मेडिसिन, तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं टर्म ट्रैंक्विलाइजर्स। देखिए तो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होता है, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। ये न्यूरॉन को एक्टिव करता है। ट्रैंक्विलाइजर्स आर ए क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड फॉर द किसके ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड और इवन सीवर मेंटल डिजीजेज। जो भी मेंटल डिजीज का ट्रीटमेंट करता है मेडिसिन, उसको हम लोग यहां पे कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स। दिस रिलीफ एंजाइटी में रिलीफ होगा आपको, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग और सेंस ऑफ वेलबींग। ये सब जितने भी प्रकार का समस्याएं होते हैं ब्रेन से संबंधित, उसके लिए जो हम लोग मेडिसिन देते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। बच्चों होता क्या है, हमारे बॉडी में केमिकल होता है, ये होता है केमिकल यहां से एक नॉरएड्रेनालिन। कौन सा होता है, नॉरएड्रेनालिन नामक एक केमिकल होता है। उसका अगर लेवल हमारे बॉडी में लो हो जाता है, किसी भी कारणवश से उसका लेवल अगर लो हो गया तो आदमी का मूड चेंज होता है, मूड खराब हो जाता है, ठीक है ना। और अगर लंबे समय तक मूड खराब रहा तो आदमी चला जाता है डिप्रेशन में। और जब डिप्रेशन में चला गया इंसान तो उसके लिए हम लोग देते हैं ड्रग्स, उसको कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट। क्या कहते हैं उसको, एंटी डिप्रेसेंट। जो आगे मैं लिख देता हूं, उस एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का जो नाम होता है इप्रोनियाजाइड और फेनल्जाइन। इप्रोनियाजाइड और फेनल्जाइन ये एक एंटी डिप्रेसेंट है कि कोई आदमी मनहूस हो गया, बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया, बहुत ज्यादा एकदम से बेचारा एकदम जिंदगी से परेशान हो गया, डिप्रेशन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक मेडिसिन देंगे, उसको एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। और याद करो इप्रोनियाजाइड और फेनल्जाइन। अब उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसी बातों को मैंने पहले आप लोगों को लिख दिया है, फिर से देखो तो नॉरएड्रेनालिन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट प्लेज ए रोल इन मूड चेंज। बच्चों कुछ ऐसा हो गया, कोई डांट दिया, कोई शॉकिंग न्यूज सुन लिया, किसी प्रकार का कोई ऐसा घटना पढ़ लिया, देख लिया, जिससे इंसान के दिमाग पे असर पड़ता है। और जब दिमाग पे असर पड़ता है, लोग ज्यादा थॉट निगेटिव सोचने लगता है, और ज्यादा निगेटिव सोचने से ही हमारी बॉडी में क्या होता है कि नॉरएड्रेनालिन का लेवल डाउन हो जाता है। और जैसे नॉरएड्रेनालिन का लेवल डाउन हुआ, आपका मूड खराब हो जाएगा। और मूड खराब से ही स्टार्ट होता है, फिर आदमी धीरे 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 ज्यादा सोचने लगता है, इधर उधर की बातें करने लगता है, और धीरे धीरे आदमी डिप्रेशन में चला जाता
जाता है। और अगर कोई इंसान डिप्रेशन में चला गया, उसको छोड़ना नहीं है, उसको ठीक करना है। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको मेडिसिन देंगे। नहीं नहीं, अपने से नहीं देंगे, उनको ले जाएंगे डॉक्टर साहब के पास, और डॉक्टर साहब जो मेडिसिन देंगे। तो यहां पे कुछ एग्जांपल आप लोगों को पढ़ना है। आजकल तो मार्केट में एक से एक ड्रग्स आ गया है, एक से एक मेडिसिन आ गया है। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आप लोग पहले याद रखोगे। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है, उसके लिए डॉक्टर साहब कौन सा मेडिसिन देंगे, तो हो सकता है इप्रोनियाजाइड और फेनलजाइन। बच्चों याद हुआ क्या, इप्रोनियाजाइड और फेनलजाइन, इप्रोनियाजाइड और फेनलजाइन 50 बार बोलो कम से कम। इसको हम लोग यहां पे कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये जो आप लोगों को 5th नंबर पॉइंट में लिखूंगा, ये पॉइंट बना बना के लिख रहा हूं, ये सारा एग्जांपल ट्रैंक्विलाइजर्स का ही है। ट्रैंक्विलाइजर्स का ही पार्ट होता है एंटी डिप्रेसेंट। ट्रैंक्विलाइजर्स ओवरऑल सारे मेडिसिन को कहेंगे, जो भी ब्रेन से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए लिया जाता है, सबको कहते हैं यहां पे ट्रैंक्विलाइजर्स। उसके अंदर आ गया पहले एंटी डिप्रेसेंट, इप्रोनियाजाइड और फेनलजाइन। उसके बाद क्लोरएजेपोक्साइड जो हो गया और मेप्रोबामेट हो गया, थोड़ा सा कंपैरेटिवली माइल्ड होता है, इसके रिस्पेक्ट में वीक होता है, पुअर होता है, माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स होता है, जिसका कि हम लोग यहां पे इस्तेमाल करते हैं रिलीफिंग टेंशन। थोड़ा मोड़ा टेंशन हुआ है, डिप्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो टेंशन को खत्म करने के लिए यहां पे हम लोग देते हैं, वो होता है क्लोराएजेपोक्साइड और मेप्रोबामेट होता है। क्लोराएजेपोक्साइड और मेप्रोबामेट होता है, जो कि यहां पे माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स है, जो कि सिर्फ यहां पे थोड़ा मोड़ा जो टेंशन हुआ है उसको खत्म करता है। उसके बाद इक्विनिल, इसको याद करो, ये जो इक्विनिल आपको दिख रहा है, इक्विनिल इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। बच्चों इस वर्ड पे ध्यान दोगे, ये कंट्रोल करता है कि कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन से निकला है, कोई व्यक्ति हाइपरटेंशन से निकला है, अगर डिप्रेशन से निकला है, तो एकाएक डॉक्टर साहब मेडिसिन को बंद नहीं करेंगे, कुछ समय तक मेडिसिन चलते रहेगा कि फिर से उसको दौरा ना पड़ जाए, फिर से उसको हाइपरटेंशन या हाइपर डिप्रेशन फिर से ना हो जाए। इसके लिए उसको जो टेबलेट दिया जाता है इक्विनिल का काम होता है कि जो भी डिप्रेशन से रिकवर हुआ है, टेंशन से रिकवर हुआ है, उसको कंट्रोल करके रखना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिटरिक एसिड कौन कौन सा है, तो बारबिटरिक एसिड का डेरिवेटिव्स में वेरोनल, एमाइटल, निबुटल, ल्यूमिनल, सेकुनल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स, ये सब ट्रैंक्विलाइजर्स बनाने में यूज किया जाता है। उसके बाद बारबिटरेट्स आर हिप्नोटिक, मतलब स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है। तो बारबिटरेट्स जो होता है ना, वो हिप्नोटिक होता है, ये नींद लाता है। और जितने भी ट्रैंक्विलाइजर्स होता है ना बच्चों, उसका जो इसेंशियल कंपोनेंट होता है वो स्लीपिंग पिल होता है। स्लीपिंग पिल ही रहता है एक्चुअल में जितने भी आपको ये ट्रैंक्विलाइजर्स होता है उसमें। उसके बाद याद रखोगे वेलियम एंड सेरोटोनिन जो होता है, ये भी एक ट्रैंक्विलाइजर्स होता है। तो वेलियम और सेरोटोनिन भी एक प्रकार का ट्रैंक्विलाइजर्स है। और ये सब आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स याद रखिएगा, इप्रोनियाजाइड और फेनलजाइन। उसके बाद क्लोराएजेपोक्साइड और मेप्रोबामेट, जो कि रिलीफ करता है टेंशन में, माइल्ड होता है ट्रैंक्विलाइजर्स। और उसके बाद इक्विनिल जो होता है वो कंट्रोल करता है डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को, ठीक है। अब हम लोग यहां से देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल अब आपको दिया हुआ है, वो है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होता है देखोगे पहले ध्यान से। सबसे पहले ध्यान रखोगे कि एनाल्जेसिक्स रिड्यूस और एबोलिश पेन, बॉडी का जो दर्द होता है ना, या फिर घुटना वगैरह में जो दर्द होता है, अर्थराइटिस वगैरह जो आप देखते हो, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं पेन किलर का। उसी पेन किलर को हम लोग यहां पे कहते हैं एनाल्जेसिक्स कहते हैं। तो एनाल्जेसिक्स रिड्यूस और एबोलिश पेन विदाउट कॉजिंग इंपेयरमेंट ऑफ कॉन्शसनेस, मेंटल कंफ्यूजन्स, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब बच्चों इस टेबलेट को खाने के बाद, इस मेडिसिन को खाने के बाद, इस ड्रग्स को खाने के बाद किसी प्रकार का कोई प्रकार का आपको मानसिक दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आप फ्रेश रहेंगे, भर दिन काम करेंगे, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस मानसिक रूप से आपको नहीं होने वाला है इस एनाल्जेसिक्स लेने के बाद। और ये एक पेन किलर का काम करता है। उसके बाद दो प्रकार का होता है ये एनाल्जेसिक्स, एक होता है नॉन नार्कोटिक,
जिसको कि हम लोग कहते हैं नॉन एडिक्टिव। कभी कभी आप लोग बीमार पड़े होंगे तो पैरासीटामोल खाए होंगे, तो क्या कभी फिर जब बीमारी ठीक हो जाता है तो ठीक होने के बाद मन करता है क्या कि आज फिर से पैरासीटामोल खाते हैं, बहुत मजा आया था बीमार पड़े थे, तो ऐसा कभी मन करता है क्या? नहीं करता है ना। इसलिए उसको हम लोग कहते हैं नॉन एडिक्टिव। इसका एडिक्शन नहीं लगता है, मेरे को आदत नहीं लगता है। तो ये आपको कह रहा है कि नॉन नार्कोटिक यानी कि नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स ये कौन सा होता है? एक होता है बच्चों नॉन नार्कोटिक में, ये पूछा हुआ नीट का क्वेश्चन है, एक होता है एस्प्रिन और एक होता है पैरासीटामोल। दोनों एग्जांपल याद करिए। सारा एग्जांपल खाली पूछता है यहां पे बाबा, इस बार भी 2022 में भी आपको यही पूछा है। तो नॉन नार्कोटिक नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स में आप देखोगे एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल। अब यहां पे ध्यान रखोगे एस्प्रिन करता क्या है। तो एस्प्रिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का एक केमिकल होता है जिसका अगर लेवल बहुत आपके बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, टिश्यू फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है बॉडी में, फिर बहुत ज्यादा दर्द करता है। तो वही आपको कह रहा है कि एस्प्रिन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स व्हिच स्टिमुलेट इन्फ्लामेशन इन द टिश्यू एंड कॉजेज पेन। ये दर्द यहां पे जनरेट करता है, यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसके लेवल को कम करता है। कौन? एस्प्रिन, याद रखिएगा। उसके बाद एस्प्रिन इफेक्टिव इन स्केलेटल पेन, जैसे अर्थराइटिस वगैरह में यहां पे इसको हम लोग देते हैं पेशेंट को, जो स्केलेटल पेन होता है, जॉइंट वगैरह में जो पेन होने लगता है उसको दूर करने के लिए। उसके बाद बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन एस्प्रिन फाइंड्स यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स। क्या होता है ना, आप कह सकते हो कि इसको ब्लड थिनर के रूप में, ब्लड को पतला करने में यहां पे यूज करते हैं। तो एंटी ब्लड क्लॉटिंग यहां पे होता है इसका नेचर, एस्प्रिन का एंटी ब्लड क्लॉटिंग नेचर होने के कारण ही इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं हार्ट अटैक वगैरह को रोकने में। तो पूरा ये जितना भी आप लोगों को प्रॉपर्टीज बता रहा हूं ना, एक एक बातों को ध्यान से आप लोग सुनिए, मेमोरी में अपने आप को दोहराइए और याद करते चलिए, खास करके पूरा का पूरा मेडिसिन ड्रग्स को तो याद करते चलिए, ठीक है। अब यहां से देख लेते हैं कुछ हम लोग पहले नार्कोटिक वाला, जो मॉर्फिन वगैरह, आप जानते हो कि मॉर्फिन वगैरह जो क्या होता है, नार्कोटिक होता है। उसके बाद हम लोग एक देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हम लोग देखने वाले हैं, जिजिक्स जो आपको दिया हुआ है बच्चों। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में मात्र एक एग्जांपल याद रखिए, वो है यहाँ पे मॉर्फिन जो होता है ये एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होता है। इसका जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं थोड़ा सा अमाउंट में, कम अमाउंट में, मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल होता है इसका, मेडिसिन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है, उस दर्द से रिलीफ के लिए, किसी डिलीवरी होता है जब महिलाओं को, तो डिलीवरी के वक्त बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उससे रिलीफ के लिए, या फिर किसी को बहुत गहरा एक्सीडेंट हुआ है, कट फट गया है, बहुत पेन हो रहा है, उस समय दिया जाता है ये सब, थोड़ा सा रिलीफ के लिए, दर्द के निवारण के लिए। लेकिन अगर कोई इंसान गलत तरीके से रेगुलर अपने आप को खुद से इंजेक्ट कर लेता है बॉडी के अंदर और वो मस्ती के लिए लेता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं नार्कोटिक्स। उसके बाद देखिए एंटीबायोटिक्स की बातें करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि एंटीबायोटिक जो होता है ना, ये ट्रीट करता है इन्फेक्शंस को, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो बैक्टीरिया वगैरह का जो इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स का। इसका कारण ये होता है कि जो एंटीबायोटिक्स होता है इसका टॉक्सिसिटी कम होता है, टॉक्सिसिटी जो होता है ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए, वो कम होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस। उसके बाद ध्यान दोगे बच्चों, सबसे पहले जो यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम आप लोग सुने होंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, पॉल इलरिच साहब ने जो है सबसे पहले एक यहाँ पे सिफिलिस बीमारी होता है, महिलाओं को होता है कुछ, वो जेनिटल ऑर्गन का कुछ बीमारी है। तो सिफिलिस एक बीमारी होता है जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है। तो उसके लिए सबसे पहले ड्रग्स यहाँ पे खोजे हैं अर्सफेनामाइन, मतलब इसको बनाए हैं अर्सफेनामाइन, उसी को साल्वर्जन कहते हैं। याद रखोगे बच्चों, सबसे पहले अर्सफेनामाइन और साल्वर्जन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर कि यहाँ पे अर्सफेनामाइन और साल्वर्जन किस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, तो सिफिलिस बीमारी जो बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद साल्वर्जन जो होता है बच्चों, ये टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक क्यों होता है? क्योंकि यहां पे प्रेजेंट होता है आर्सेनिक होता है टॉक्सिक। तो यहां पे आर्सेनिक के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तब इन्होंने सोचा इस काम के लिए पॉल इलरिच साहब को 1908 में उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया था।
तब इन्होंने सोचा कि आर्सेनिक होने के कारण जो ये बना है अर्सफेनामाइन और साल्वर्जन, ये टॉक्सिक होता है। इसी से मिलता जुलता उन्होंने क्या बना दिया, उसी से मिलता जुलता इन्होंने बना दिया एजोडाई। हाँ, इनका अर्सफेनामाइन और साल्वर्जन फेल हो गया, फेल तो नहीं कह सकते हो, टॉक्सिक हो गया, ज्यादा वहां पे बॉडी को हार्म करने लगा था आर्सेनिक होने के कारण। तब इन्होंने बनाया कि जो टॉक्सिक ना हो उसके लिए उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन को रखा। आर्सेनिक के ही फैमिली का होता है नाइट्रोजन भी, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से रिप्लेस किया आर्सेनिक डबल बॉन्ड को, उसको कहते हैं एजोडाई। लेकिन एजोडाई का एक बहुत ही खतरनाक यहां पे ड्रॉबैक था कि एजोडाई क्या करता था, अगर कोई पेशेंट लंबे समय तक एजोडाई का मेडिसिन लिया है तो उसका बॉडी कलर्ड हो जाता था, एलियन जैसा दिखने लगता था, यानी कि ये टिश्यू को कलर कर देता था, टिश्यू को कलर कर देता था, आदमी का कलर चेंज होने लगता था, शरीर का अजीब ढंग का दिखने लगता था। तो ये भी फेल हो गया, एजोडाई भी फेल। तब इन्होंने कंटिन्यूअस काम किया, तब इन्होंने खोज किया प्रोंटोसिल को बनाया, लेकिन प्रोंटोसिल भी इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या हुआ तब, प्रोंटोसिल अगर किसी पेशेंट को खिलाते थे तो मुंह में खिलाए वो प्रोंटोसिल, लेकिन पता चला कि वो पेट में जाने के बाद कन्वर्ट हो जा रहा है सल्फानिलामाइड में, और वही एक रियल एक्टिव कंपाउंड है। बिल्कुल, तो जब प्रोंटोसिल पेशेंट को खिलाया जा रहा है तो प्रोंटोसिल रियल में एक्शन नहीं कर रहा है, रियल में एक्शन कर रहा है कौन, सल्फानिलामाइड, जो कि प्रोंटोसिल कन्वर्ट हो जाता था सल्फानिलामाइड में। तब इन्होंने दिमाग लगाया पॉल एलरिच साहब ने कि आखिरकार जब हम प्रोंटोसिल पेशेंट को दे रहे हैं और अंदर जाकर के जो एक्टिव कंपोनेंट है, जो एक्शन कर रहा है, वो कर रहा है सल्फानिलामाइड, तो क्यों ना हम बाहर से ही बना करके दे दें सल्फा ड्रग्स। तब जाकर के वो सल्फा ड्रग्स बनाए हैं और वो हो गया यहाँ पे सल्फापायरिडीन। देखोगे तो सल्फापायरिडीन इनका सबसे सक्सेसफुल हुआ है सिफिलिस के लिए सबसे लास्ट में। लेकिन आप लोग पहले ध्यान रखोगे, पहले अर्सफेनामाइन और साल्वर्जन आया सिफिलिस के लिए, उसके बाद एजोडाई आया, फिर प्रोंटोसिल आया जो कन्वर्ट हो जाता था सल्फानिलामाइड में, लास्ट में यहाँ पे सल्फापायरिडीन यहाँ पे बना करके इन्होंने सक्सेसफुली दुनिया को दिया है। अब देखते हैं कि कौन कौन ऐसा एंटीबायोटिक्स होता है जो कि यहां पे बैक्टीरिया को किल कर देता है। जो किल कर देगा उसको कहेंगे बैक्टीरियोसिडल, और जो बैक्टीरियोसिडल कहेंगे जो बैक्टीरिया को किल कर देगा, मार देगा, और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा उसको कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। जो उसके ग्रोथ को इनहिबिट करे, रोक दे, उसको कहते हैं बच्चों बैक्टीरियोस्टैटिक। तो देख लेते हैं कौन कौन सा ऐसा होता है एंटीबायोटिक, ग्रोथ को रोक दे उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, और जो बैक्टीरिया को किल कर दे डायरेक्ट उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरिसिडल कहते हैं। जैसे कि देखिए पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स और ऑफ्लोक्सासिन। देखिए आप लोगों को लिखा हुआ है सबसे पहले 10 नंबर में यहाँ पे बैक्टीरिसिडल, जो बैक्टीरिया को डायरेक्ट स्पॉट मर्डर, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है पेनिसिलिन या फिर एमिनोग्लाइकोसाइड्स चाहे ऑफ्लोक्सासिन। अब देखे होंगे कभी आपको फीवर लगा होगा, आप डॉक्टर के पास गए होंगे, आपको डॉक्टर साहब जरूर लिखे होंगे वहां पे, और आप लोग देखे होंगे उस टेबलेट पे ऑफ्लोक्सासिन लिखा होता है। तो याद रखोगे बच्चों, पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ऑफ्लोक्सासिन, बैक्टीरिसिडल होता है। साथ साथ याद करते चलो, पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ऑफ्लोक्सासिन, बैक्टीरिसिडल होता है। उसके बाद बच्चों इरिथ्रोमाइसिन, याद करो इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराएम्फेनिकॉल। तो इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोराएम्फेनिकॉल, ये तीनों का तीनों जो होता है बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। कौन कौन सा, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराएम्फेनिकॉल। और साथ साथ याद करो ना बाबू, पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, ऑफ्लोक्सासिन बैक्टीरिसिडल होता है, और इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराएम्फेनिकॉल ये होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, जो कि इनहिबिटरी होता है। उसके बाद सुनिए, अब यहां पे दो प्रकार का होता है एंटीबायोटिक्स, एक होता है तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और एक होता है लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, दो प्रकार का बैक्टीरिया होता है, एक होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को किल कर दे, दोनों को मार दे, या फिर दोनों के ग्रोथ को रोक दे, तो कोई ऐसा बैक्टीरिया, कोई ऐसा एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के ऊपर वर्क करेगा, उसको कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब कोई ऐसा एंटीबायोटिक्स जो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करे या उसके ग्रोथ को रोक दे, या फिर सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करे या उसके ग्रोथ को रोक दे, उसको कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। बात क्लियर हो रहा है ना। और एक ऐसा
एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव में भी या ग्राम निगेटिव में भी सिर्फ और सिर्फ किसी खास एक बैक्टीरिया को या किसी खास एक बीमारी को ठीक करे। समझ रहे हो ना, ग्राम पॉजिटिव में वैरायटी होगा, ग्राम नेगेटिव में भी वैरायटी होगा, लेकिन उसमें भी सिर्फ एक बैक्टीरिया के ऊपर काम करे, उसको कहते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। याद हो गया? बिल्कुल। अब सुनिए कौन कौन सा होता है। सबसे पहले आते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। कोई ऐसा एंटीबायोटिक्स जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करे या ग्रोथ को रोक दे। इसका एग्जांपल याद रखोगे, पेनिसिलिन जी। कौन सा जी? पेनिसिलिन जी। ये होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, कोई ऐसा एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के ऊपर वर्क करेगा। उसका एग्जांपल होता है एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन। तो एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन जो है बच्चों, वो पेनिसिलिन का आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है, पेनिसिलिन का ही इंप्रूवमेंट किया गया है। तो जब हम लोग पेनिसिलिन का सिंथेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं उसका नाम होता है एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। उसके बाद क्लोराएम्फेनिकॉल बच्चों 1947 सन 1947 में इसको बनाया गया था। क्लोराएम्फेनिकॉल बहुत सारे बीमारी को ठीक करता है, इसलिए इसका नाम होता है यहां पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में। उसके बाद वेनकोमाइसिन, ऑफ्लोक्सासिन। बच्चों याद हुआ? वेनकोमाइसिन, ऑफ्लोक्सासिन, क्लोराएम्फेनिकॉल, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन। याद हुआ? अरे याद हुआ कि नहीं हुआ? एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोराएम्फेनिकॉल, वेनकोमाइसिन, ऑफ्लोक्सासिन, ये हो गया सारा का सारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब पेनिसिलिन जी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और ये याद रखिएगा डायसिटाजिरिन। डायसिटाजिरिन इज टू बी टॉक्सिक टुवर्ड सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसरस सेल, मतलब इसको कहते हैं एंटी कैंसरस होता है ये डायसिटाजिरिन। इसको पहले आप लोग यहां पे पूरी तरह से एक एक मेडिसिन को याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आपको बचा हुआ है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। उसका एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप देखोगे इसके केस में आपको जो दिया जा रहा है एंटीसेप्टिक्स के बारे में। सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे एंटीसेप्टिक्स हो चाहे यहां पे आप लोगों को डिसइंफेक्टेंट हो, दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है या उसके ग्रोथ को रोकता है, ये काम करता है। लेकिन अंतर क्या है? एंटीसेप्टिक का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो लिविंग टिश्यू के ऊपर करते हैं। किसी एनिमल को, चाहे आदमी को, इंसान को घाव हो गया, खुजली हो गया, कट फट गया, तो उसको में लगाया जाता है, उसको खाया नहीं जाता। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो एंटीसेप्टिक है या डिसइंफेक्टेंट है उसको खाया पिया नहीं जाता है, लगाया जाता है सरफेस पे, ऊपर स्किन के ऊपर। तो यहां पे हम लोग ध्यान रखेंगे अप्लाई टू द लिविंग टिश्यू, उसको कहते हैं हम लोग यहां पे एंटीसेप्टिक। जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो है यहां पे फ्यूरासिन। बिल्कुल, फ्यूरासिन एक एंटीसेप्टिक का एग्जांपल है। उसके बाद सोफ्रामाइसिन। बच्चों ये सब एग्जांपल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप यहां से सबको याद कर लेते हो ना, आपको लगेगा कि आज तो मैं आधा डॉक्टर बन चुका हूं या आधा डॉक्टर तो बन चुकी हूं, आपको ऐसा फीलिंग्स आएगा। इतने मैंने आप लोगों को आज याद करवाया है। फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, और सबसे इंपॉर्टेंट सभी के घर घर में पाया जाता है, अगर नहीं है तो आप लोग जरूर घर में रखा कीजिए, ये होता है डेटॉल। और एक बार पूछा हुआ नीट में क्वेश्चन कि डेटॉल किसके किसके मिलने से बनता है, तो क्लोरोजाइलिनॉल प्लस टर्पिनॉल। तो क्लोरोजाइलिनॉल प्लस टर्पिनॉल, यही दोनों के मिक्सचर से बनता है यहां पे डेटॉल। उसके बाद याद रखोगे बच्चों बायथायोनॉल। बायथायोनॉल का ही दूसरा नाम होता है बायथायोनल। बायथायोनॉल या बायथायोनल, इसको हम लोग यहां पे ऐड करते हैं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए साबुन में। जो एंटीसेप्टिक वाला होता है सोप, जो साबुन होता है जिसको लगाने से खुजली उजली घाव ठीक होता है, तो उसमें मिलाया रहता है यही बायथायोनॉल या बायथायोनल, जिसको सोप में मिलाते हैं। उसके बाद बच्चों याद रखोगे टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन में I2 होता है, I2 होता है, आयोडीन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक होता है। तो मात्र 2 से 3% आयोडीन को मिक्स कर देते हैं। कितना परसेंट? 2 से 3% I2 को मिक्स करते हैं वाटर और एल्कोहल के मिक्सचर के साथ। उसी मिक्सचर को हम लोग यहां पे कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। और उसके बाद एक एंटीसेप्टिक और याद रखिएगा, कौन सा?
आइडोफॉर्म CH3। उसके बाद बच्चों बोरिक एसिड H3PO3 जो होता है एक वीक एंटीसेप्टिक होता है। कैसा होता है? वीक एंटीसेप्टिक होता है, जिसका आंख में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आंख जो है ना, ये अगर इन्फेक्शन हो गया, थोड़ा सा कुछ ऐसा हो गया, तो वहां पे एंटीसेप्टिक जो डालते हैं वो यहां पे रहता है बोरिक एसिड। कभी भी आपको आंख में कुछ हो गया तो भूल करके भी उसमें डेटॉल वगैरह नहीं डालना चाहिए। डेटॉल जो होता है बहुत ही हार्ड एंटीसेप्टिक होता है, वो आपको जला के देगा, आंख को बर्बाद कर देगा, आंख खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे बोरिक एसिड आंख में यूज होता है क्योंकि एक वीक एंटीसेप्टिक होता है। उसके बाद याद रखोगे बच्चों डिसइंफेक्टेंट अप्लाई टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब हुआ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि फ्लोर हो गया, पूरा साफ करना है, फर्श पे पोछा मारना है, कि ड्रेनेज सिस्टम नाला वगैरह को साफ करना है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है हारमोनियम, तबला, ढोलक, दिस दैट सबको साफ करना है, क्लासरूम में बेंच वगैरह को साफ करना है, तो वो सब यहाँ पे इस्तेमाल जो होता है साफ करने में, उसी को कहते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब हो गया नॉन लिविंग चीज, यानी कि निर्जीव वस्तु। उसके बाद 0.2% ऑफ फिनॉल इज एंटीसेप्टिक। कोई एक ही कंपाउंड का अलग अलग परसेंटेज में वो एंटीसेप्टिक भी हो सकता है और डिसइंफेक्टेंट भी हो सकता है। ये पूछा हुआ लाइन है नीट का, देखिएगा 0.2% ऑफ फिनॉल इज एंटीसेप्टिक्स व्हाइल 1% ऑफ फिनॉल इज डिसइंफेक्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। उसके बाद ध्यान रखोगे बच्चों क्लोरीन यानी कि Cl2, क्लोरीन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 पार्ट पर मिलियन, उसी को कहते हैं ppm। तो क्लोरीन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 पार्ट पर मिलियन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन आर डिसइंफेक्टेंट। यानी कि आप इसको ध्यान रखोगे, जब 0.2 से 0.4 पार्ट पर मिलियन एक्वस सॉल्यूशन में रहता है यहाँ पे आपको क्लोरीन, चाहे SO2 रहता है वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में, ये एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। लेकिन 0.2% आपको दिया हुआ है फिनॉल, ये होता है एंटीसेप्टिक, और 1% जो फिनॉल होता है वो होता है डिसइंफेक्टेंट। याद हो गया ना सब आपको अच्छे तरीके से? बिल्कुल। अब देखते हैं हम लोग यहां से नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहां से हम लोग देखते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का क्यों आवश्यकता पड़ गया दुनिया को। आपको ये समझ में आता होगा क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा तेज से विस्फोट हो रहा था, ठीक है। कुछ ऐसा सुविधा था नहीं जिससे कि कंट्रोल किया जा सके। तो इतना ज्यादा जब जनसंख्या बढ़ रहा था तो पॉल्यूशन होना, अनएम्प्लॉयमेंट होना, खाना का नहीं पर्याप्त मात्रा में मिलना, सबसे समस्या ये सब उत्पन्न होने लगा जनसंख्या बढ़ने के कारण। तब इसके पीछे भी सोचा गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जनसंख्या को, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए यहां पे जो आया है टेबलेट, वो आया है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। इसका एग्जांपल आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर, नॉरहेंड्रोन। तो नॉरहेंड्रोन आप याद रखोगे बच्चों, एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, जो कि यहां पे एक प्रोजेस्टेरॉन होता है, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो ओवुलेशन को सप्रेस कर देता है। उसके बाद एक याद रखोगे इथेनाइल एस्ट्राडायोल, उसी को नोवेस्ट्रॉल भी कहते हैं, इथेनाइल एस्ट्राडायोल नोवेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये एक एस्ट्रोजन होता है जिसका दिया जाता है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन में। ये एक एस्ट्रोजन होता है जिसको दिया जाता है प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन में, और नॉरहेंड्रोन एक प्रोजेस्टेरॉन ही होता है जो कि ओवुलेशन को सप्रेस करता है। ये दोनों एग्जांपल एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का है। उसके बाद देखो बच्चों, अब यहां से आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अब खाने पीने की बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होता क्या है, आप लोग जानते होंगे कि जो नेचुरल स्वीटनर्स होता है वो होता है सुक्रोज। तो सुक्रोज होता है नेचुरल स्वीटनर्स, जो क्या होता है, बहुत सारे इंसान को जब वो खाता है तो बॉडी फूलने लगता है, मोटा होने लगता है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होता है, तो डायबिटीज वाले लोग भी नहीं खा पाते हैं वो सब चीनी वगैरह जो नेचुरल होता है स्वीटनर्स। तो अब यहां पे बनाया गया है आर्टिफिशियल स्वीटनर वैसे लोगों के लिए जिनको कि वेट अगर कंट्रोल रखना है, या फिर यहाँ पे डायबिटीज हुआ है लेकिन मीठा खाना पसंद करते हैं, वैसे व्यक्ति के लिए। क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो बॉडी में ज्यादा कुछ असर करता नहीं है, ये तो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है, इनर्ट होता है। यहां पे ध्यान रखोगे बच्चों, एक यहां पे है आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम, और एस्पार्टेम के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ये जो एस्पार्टेम होता है 100 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है कंपेयर टू
कैन शुगर, कंपेयर टू कैन शुगर वही दिया है। स्वीटनेस वैल्यू इन कंपेरिजन टू कैन शुगर, कैन शुगर यानी चीनी से कितना ज्यादा मीठा होता है। एक तरफ है आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये नाम है, एस्पार्टेम 100 टाइम ज्यादा मीठा होता है कैन शुगर से, चीनी से। उसके बाद सैक्रीन 550 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है कंपेयर टू कैन शुगर। उसके बाद सुक्रोलोज, सुक्रोलोज जो होता है वो 600 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है कंपेयर टू कैन शुगर। और जो एलिटेम होता है बाबा, देखो इसके केस में जो एलिटेम होता है वो 2000 टाइम ज्यादा स्वीट होता है कंपेयर टू कैन शुगर। तो पूछा जा सकता है, आप इसके स्वीटनेस पावर को जरूर याद रखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है स्वीटनेस। यहाँ पे ऑर्डर, ये डेटा तो नहीं पूछेगा लेकिन ऑर्डर जरूर पूछ सकता है। याद रखिएगा, एस्पार्टेम 100 टाइम्स ज्यादा मीठा, सैक्रीन 550 टाइम्स, सुक्रोलोज 600 टाइम्स और एलिटेम 2000 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है कंपेयर टू कैन शुगर, जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज। ये कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग जरूर याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ये आप लोगों को देखेगा पहले कि एस्पार्टेम जो होता है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला यहाँ पे ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इसका कारण ये होता है ना कि ये मात्र 100 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है कंपेयर टू कैन शुगर। बाद बाकी और सब देख सकते हो आप लोग, सैक्रीन जैसे हो गया था 550 टाइम्स, सुक्रोलोज हो गया था 600 टाइम्स और एलिटेम का तो बात ही छोड़ दो, वो हो गया था 2000 टाइम ज्यादा मीठा। उसको कंट्रोल करना मुश्किल है बहुत ही ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है एस्पार्टेम होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में। उसके बाद याद रखोगे, इट इज मिथाइल ईस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम, किसके किसके मिलने से बनता है? आपने नाम सुना होगा, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन। तो एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन के बीच में ही जब रिएक्शन होता है तो यहां पे बनता है एस्पार्टेम, याद रखोगे। उसके बाद बच्चों, यूज्ड इन, इसका इस्तेमाल कहां होता है? इसका इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ कोल्ड फूड में, जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हो, चॉकलेट खाते हो, केक खाते हो, ये जो सोडा पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ये सब में रहता है यही एस्पार्टेम रहता है मिक्स, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। तो वही कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिकॉज इसका कारण क्या है? इट इज अनस्टेबल, अंडरलाइन कर दोगे, अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। बिल्कुल, ये कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, इसलिए एस्पार्टेम का जो इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ कोल्ड फूड में होता है, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद सुक्रोलोज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखोगे। सबसे पहली बात कि जो सुक्रोज होता है ना, जो नेचुरल स्वीटनर है, उसका जो हम लोग 3Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो बनता है उसी को कहते हैं यहां पे हम लोग ट्राइक्लोरोडेरिवेटिव्स, ट्राइक्लोरोडेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज, उसी को कहा जाता है यहां पे सुक्रोलोज। उसके बाद याद रखोगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर इससे क्वेश्चन उठाता है, ये जो होता है सुक्रोलोज वो स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे, बिल्कुल, जबकि एस्पार्टेम अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे, इसलिए सिर्फ कोल्ड फूड में इस्तेमाल होता है। समझा गया ना? और ये सब एक एक एग्जांपल को अच्छे से ध्यान रखिएगा, यही सब पूछता भी है, ठीक है? हाँ, अच्छे तरीके से। और स्वीटनेस तो पहले ही आपको बता दिया है कि सुक्रोलोज जो होता है 600 टाइम ज्यादा स्वीट होता है कंपेयर टू कैन शुगर। अब देखिए, अब यहां से आता है फूड प्रिजर्वेटिव्स। खाना को लंबे समय तक प्रिजर्व करके कैसे रखेंगे, यानी कि माइक्रोब्स उसमें ग्रो करना जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो ना कर जाए, उससे बचाने के लिए कुछ हम लोग मिक्स कर देते हैं। जैसे घर में आप लोगों ने देखा होगा, सबके घर में, हम लोगों के देश में अचार होता है, सबके घर में अचार होता है। तो अचार को देखोगे रखा जाता है नमक मिला करके और उसमें तेल डाल करके, सरसों का तेल वगैरह डाला जाता है। या मुरब्बा बनाते हो तो मुरब्बा जो बनता है आप देखते होंगे, आंवला का मुरब्बा या और भी कुछ का मुरब्बा बनता है, उसको चाशनी में डुबो करके, यानी कि जो चीनी होता है, चीनी का ही लिक्विड फॉर्म वो चाशनी कहलाता है, उसमें रखा जाता है, चीनी में रखा जाता है ना। ये सब है हम लोगों का घर में अपना हजारों साल से इस्तेमाल होने वाला फूड प्रिजर्वेटिव्स है। तो देखो इसके केस में, जैसे कि टेबल सॉल्ट, नमक हो गया, प्रिजर्वेटिव्स होता है, शुगर यानी कि चीनी, आपने देखा है चाशनी वगैरह बनता है, रसगुल्ला रहता है या फिर यहाँ पे मुरब्बा रहता है सब चीनी में। वेजिटेबल ऑयल, जो सरसों का तेल वगैरह देखते हो, वो भी क्या होता है? एक फूड प्रिजर्वेटिव्स होता है कि लंबे समय तक खराब नहीं होता है खाना। उसके बाद एक केमिकल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब केमिकल वाला यहां पे देख लीजिएगा, सोडियम बेंजोएट, यस, अ सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड। बच्चों ये तीन केमिकल आपको याद रखना है। बाद में कि टेबल सॉल्ट याद होगा, शुगर याद होगा, वेजिटेबल ऑयल सब लोग घर में देखे हो, प्रिजर्वेटिव्स। अब याद करना है सिर्फ आप लोगों को एक सोडियम बेंजोएट, ये वाला,
और एक यहां पे ध्यान रखना है सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड और प्रोपानोइक एसिड, ये आप लोगों को इस्तेमाल करना है यहां पे फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कि हम लोग जो भोजन को सुरक्षित रखते हैं। घर में आप लोग देखे होंगे मम्मी आपको कहती होगी कि खाना को ढक के रखो, खुला मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ जब रिएक्शन कर जाएगा खाना, भोजन, तो वहां पे खाना का टेस्ट खराब हो जाएगा, भोजन जो है ना अच्छा नहीं रहेगा खाने के लिए। तो इसलिए किसी किसी भोजन को लंबे समय तक रखा जाता है। देखते हो जो मार्केट में जो फूड मिलता है, पैकेट वाला फूड खास करके, वो सब बहुत दिनों तक रहता है, तो उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने से बचाने के लिए कुछ मिक्स कर देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ओके, अब देख लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल। ऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल है बच्चों, जब हम लोग एंटीऑक्सीडेंट को फूड में मिला देते हैं ना, तो क्या होता है, जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो इस एंटीऑक्सीडेंट के साथ ज्यादा रिएक्शन कर लेता है और भोजन के साथ यानी कि फूड के साथ कम रिएक्शन कर पाता है। ठीक है, ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है उस ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पे आप लोगों को दिया हुआ है एंटीऑक्सीडेंट इन फूड में। सबसे पहले आप एग्जांपल याद करोगे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलेन, यानी कि एग्जांपल आपको शॉर्टकट में लिखेगा क्वेश्चन में BHT। BHT फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलेन, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके बाद ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसको कहते हैं BHA। अरे अंडरलाइन करो, सबको लिखते चलो, एनसीईआरटी अपने पास रखो, सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके बाद सुनो, द एडिशन ऑफ BHA यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल टू बटर, यानी कि बटर देखे हो ना, घी में मिला देते हैं, बटर मिला देते हैं, तो इंक्रीजेस इट्स सेल्फ लाइफ फ्रॉम मंथ टू ईयर्स। समझ रहे हो क्या काम करता है यहां पे। उसके बाद समटाइम्स BHT एंड BHA along with citric acid आर एडेड टू प्रोड्यूस मोर इफेक्ट। ज्यादा इफेक्टिव अगर आप लोगों को बनाना है एंटीऑक्सीडेंट को, तो BHT BHA का मिक्सचर लीजिए, साथ में सिट्रिक एसिड को मिला दीजिए, और ज्यादा इफेक्टिव होगा, लंबे समय तक खाना को खराब होने नहीं देगा। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फाइट SO3 2- सल्फाइट हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आर यूजफुल एंटीऑक्सीडेंट फॉर वाइन। वाइन, बियर नाम आप लोग सुने होंगे, या शुगर सिरप्स हो गया, तो वाइन हो गया, बियर हो गया, शुगर सिरप्स हो गया, या फिर कटा हुआ, या पिल्ड का मतलब होता है छिला हुआ, ड्राइड का मतलब होता है सूखा हुआ। तो कटा हुआ, छिला हुआ या सूखा हुआ जो फ्रूट्स होता है, फल होता है, या वेजिटेबल्स होता है यानी कि सब्जी होता है, उसको भी लंबे समय तक थोड़ा बचा करके रखना है। ठीक है ना, कभी कभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में बच जाता है ये सब, तो उसमें ये मिक्स कर देता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड को, तो लंबे समय तक ये खराब नहीं होता है, टेस्ट उसका बिगड़ता नहीं है। ठीक है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाइन, बियर, सिरप, शुगर सिरप्स, कट, पिल्ड एंड और ड्राइड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, याद रखिएगा। ये है सारे BHT और BHA, और ये हो गया एंटीऑक्सीडेंट। अब हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, ये पूरा खाना पीना हो गया, मेडिसिन हो गया, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हो गया। अब यहाँ पे साफ सफाई करने की बात आती है। ठीक है ना, उसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो है डिटर्जेंट्स, जहां से क्वेश्चन की आपको पूछा जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं डिटर्जेंट का एग्जाम्पल। ये सिंथेटिक डिटर्जेंट जो आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों, एनाइनिक, केटाइनिक और नॉन आयनिक, ये तीनों प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है उस एनाइनिक या केटाइनिक या नॉन आयनिक डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर और उसका कहां पे इस्तेमाल होता है, बस इतना ही याद रखना है। जैसे कि देखो, सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है एनाइनिक डिटर्जेंट। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी होगा डिटर्जेंट, वो ज्यादा अच्छा होता है डिटर्जेंट जब उसमें ब्रांचिंग नहीं होगा, यानी कि अनब्रांच्ड होगा, एकदम से स्ट्रेट चेन होगा। क्यों? क्योंकि जो अनब्रांच्ड होता है डिटर्जेंट, वो होता है बायोडिग्रेडेबल, और जिसमें ब्रांचिंग हो जाता है, तो ब्रांचिंग वाला जो होता है डिटर्जेंट, वो होता है बायो नॉन डिग्रेडेबल। तो सुनिए यहाँ पे क्या होता है इसके केस में। सबसे पहले आप देखोगे 12 कार्बन का चेन है, तो 12 कार्बन का जो चेन दिया हुआ है, 10 ये और 2 ये, 12 कार्बन का चेन है, इसको कहते हैं लोरियल एल्कोहल, या कोई पढ़ता है लोराइल एल्कोहल। इसको लोरियल एल्कोहल पढ़ेंगे। जब इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड से H+ निकला और यहां पे आकर के OH- बाहर हो गया, H2O बाहर होने के बाद जो बचा HSO4-, उस HSO4- का O से लिंकेज होता है। क्योंकि बच्चों आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड में जो H+ निकलता है, वो कहां से निकलता है, सल्फ्यूरिक एसिड में H+ निकलता है
O से, तो यहां से H प्लस और यहां से OH माइनस, वाटर बाहर हो गया और यही O माइनस आकर के कार्बन से ऐड हो गया, तो वही हो गया OSO3H। इसी को कहते हैं लोरियल हाइड्रोजन सल्फेट। और जब इस लोरियल हाइड्रोजन सल्फेट को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां है एसिटिक हाइड्रोजन, उसको पिक करता है OH माइनस बेस और वाटर बन के बाहर होता है, तो बन गया सोडियम लोरियल सल्फेट। सोडियम लोरियल सल्फेट एक एनायनिक डिटर्जेंट होता है। उसके बाद बच्चों ये 12 कार्बन का चेन फिर से है, देखो ना 11 कार्बन ये एक 12, तो ये 12 कार्बन का चेन है, इसको हम लोग कहते हैं डोडेकाइल बेंजीन। 12 कार्बन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डोडेकाइल। ये एल्काइल है ना, अगर एल्केन होता है तो कहते हैं कि डोडेकेन, लेकिन डोडेकेन में से एक H को हटा दिया गया, नाम हो गया डोडेकाइल। अब बेंजीन है उसका करते हैं सल्फोनेशन। आप जानते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, तो इसके रिस्पेक्ट में पारा पे हम लोग कर देंगे पहले सल्फोनेशन। अब पारा पे जब सल्फोनेशन आपने कर दिया, ESR होगा मैकेनिज्म, SO3 होगा इलेक्ट्रोफाइल, तो यहां पे जो बना उसको कहते हैं डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फर्दर उसमें बेस को हमने डाल दिया तो OH माइनस H प्लस को पिक कर लिया, तो बन गया सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। और आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा बच्चों, किस तरीके से कितना कार्बन होता है, किसी प्रकार कोई ब्रांचिंग नहीं होता है, हर हाल में दोनों स्ट्रक्चर ये वाला याद रखिएगा। कैसे बना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है दोनों का स्ट्रक्चर याद रखना। पूछ सकता है इनमें से कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है एनायनिक डिटर्जेंट का। उसके बाद देखिए जितने भी आप घर में इस्तेमाल करते हो डिटर्जेंट, तो घर में इस्तेमाल होने वाला जो आपके घर में डिटर्जेंट पाउडर है वो होता है एनायनिक डिटर्जेंट। उसके बाद सुबह सुबह आप ब्रश करते होंगे, आज भी ब्रश किए होंगे आप लोगों ने, तो जो टूथपेस्ट आपने देखा है, तो टूथपेस्ट जो आप लोग लेते हो तो टूथपेस्ट बना होता है इसी एनायनिक डिटर्जेंट का। तो बच्चों टूथपेस्ट हो गया, चाहे घर में जितने भी हम लोग हाउस होल्ड वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एक वो सारे के सारे होते हैं एनायनिक डिटर्जेंट। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट इसका है स्ट्रक्चर, दोनों याद रखना, और इसका यूज होता है टूथपेस्ट बनाने में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग केटाइनिक का। ये एग्जांपल तो नीट में आ चुका है बच्चों, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक जब बनाओगे तो आपको मिलेगा, ये पूछा हुआ नीट में क्वेश्चन, ये आपको दिया हुआ है केटाइनिक डिटर्जेंट में। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट नाम है वो याद रखोगे, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। बोलो एक बार मेरे साथ, अरे बोलो ना, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे ब्रोमाइड ही ले सकते हैं, आपका मन है तो आप ब्रोमीन के जगह पे क्लोरीन भी ले सकते हो, तब नाम हो जाएगा सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। आप चाहो तो यहां पे एसीटेट भी रख सकते हो, CH3COO-, तो नाम हो जाएगा सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम एसीटेट। तो आपको ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड का, याद करिएगा यहां पे हर हाल में 16 कार्बन होना चाहिए, मतलब चेन, लंबा चेन वाला चेन। यहां पे जो लॉन्गेस्ट चेन है ये 16 कार्बन का होना चाहिए, तो 15 कार्बन का CH2 हो गया, और एक ये बाहर में है तो 15 + 1 16 हो गया, और 3 होगा मिथाइल N के ऊपर। चूंकि नाइट्रोजन पे यहां पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं केटाइनिक डिटर्जेंट। और उसके बाद Br- Cl- एसीटेट रख सकते हैं, लेकिन इसका नाम होता है अगर Br है तो सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। और आप इसका यूज क्या है याद रखो बच्चों, इसका यूज होता है हेयर कंडीशनर बनाने में। देखे होंगे बहुत सारी लड़कियां लगाती है या लड़के लोग जिसका बाल थोड़ा लंबा लंबा होता है, बड़ा होता है, तो वो शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाते हैं, ये उजला उजला होता है, वो कंडीशनर लगाते हैं बाल को सिल्की रखने के लिए, एकदम थोड़ा सा फ्रेश रखने के लिए। तो ये आपको यूज्ड इन हेयर कंडीशनर। तो हेयर कंडीशनर में इस्तेमाल होता है यहाँ पे केटाइनिक डिटर्जेंट, केटाइनिक डिटर्जेंट का यूज होता है हेयर कंडीशनर में, जबकि मैंने बताया एनायनिक का इस्तेमाल होता है टूथपेस्ट बनाने में। उसके बाद ये जो होता है ना जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज होता है, जर्म को किल करता है, जर्म को मारता है। तो केटाइनिक के बारे में 3 यहां पे इंपॉर्टेंट बातें हुई, एक तो इसका स्ट्रक्चर, दूसरा इसका नाम, तीसरा हो गया कि ये यूज होता है हेयर कंडीशनर में, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज। इससे ज्यादा यहां पे कुछ नहीं पूछ सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट एक और, वो है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। लिक्विड डिशवॉश देखा होगा ना, लिक्विड डिशवॉशिंग आपने देखा है ना, तो वो जो वहां पे बना होता है वो लिक्विड डिशवॉश, जिससे बर्तन साफ करते हो, वो बना होता है एक्चुअल में इसी डिटर्जेंट से, यानी कि नॉन आयनिक डिटर्जेंट से। बिल्कुल देखो कैसे बनता है बच्चों, एस्टेरिक एसिड, ये हो गया एस्टेरिक एसिड,
जिसमें कि होता है टोटल 18 कार्बन, 18 कार्बन। उसके बाद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल में एल्कोहल है, यहां से H+ निकलता है। एस्टेरिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें से OH- निकलता है, वाटर बाहर होता है। और जो यहाँ पे ईस्टर लिंकेज बना पूरा का पूरा, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, नाम इसको हम लोग देते हैं इसके केस में नॉन आयनिक डिटर्जेंट। स्ट्रक्चर आप लोग जरूर याद रखिएगा सभी का, चाहे केटाइनिक हो, एनाइनिक हो, चाहे नॉन आयनिक हो, स्ट्रक्चर देख करके पूछ सकता है, ठीक है ना, कि कौन सा सही स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसका जो इस्तेमाल होता है ये मेन इंपॉर्टेंट है, लिक्विड डिश वॉशिंग जो आप बनाते हो, लिक्विड डिश वॉश जो आप बनाते हो, ये यहां पे इस्तेमाल होता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। बच्चों लास्ट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा जितने भी आप लोगों ने अभी तक देखा, चाहे एनाइनिक, चाहे केटाइनिक, चाहे नॉन आयनिक, सभी में अनब्रांच्ड था, ब्रांचिंग किसी में नहीं था। चाहे यहाँ पे 18 कार्बन का चेन है, इससे पहले आप लोगों ने देखा केटाइनिक में वहां पे 16 कार्बन का था, 16 कार्बन का था। उसके बाद उधर एनाइनिक में देखा था 12 कार्बन का चेन था, ब्रांचिंग नहीं था। इसका कारण क्या है, जो अनब्रांच्ड होता है वो अनब्रांच्ड डिटर्जेंट्स बायोडिग्रेडेबल होता है, याद रखिएगा, बायोडिग्रेडेबल होता है इजिली बायोडिग्रेडेबल होता है अगर होता है अनब्रांच्ड डिटर्जेंट, तो इसलिए सारे यहां पे लिया गया था अनब्रांच्ड। लेकिन अगर कोई ब्रांच कर दिया, कोई ब्रांच वाला बना दिया डिटर्जेंट, तो वो एक्चुअल में होता है बायो नॉन डिग्रेडेबल। और बायो नॉन डिग्रेडेबल जब होता है मतलब होता है बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है, तो ऑलमोस्ट इसको कह देते हैं कि बायो नॉन डिग्रेडेबल ही होता है, ठीक है ना। और बायो नॉन डिग्रेडेबल जब होता है तो इतना खतरनाक ये हो जाता है, ये फोम बना देता है, झाग बना देता है, और इतना खतरनाक झाग बनाता है कि इसका सीवेज ट्रीटमेंट में से इसको बाहर नहीं किया जा सकता है पानी से, और नदी को, तालाब को, समुद्र को, बहुत सारे गंगा नदी जो है, सारे नदी को ये बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है। तो आप देखा होगा दिल्ली में जो यमुना नदी है उसमें कितना झाग बन गया है, यही सब रिस्पॉन्सिबल होता है, कचरा वगैरह और डिटर्जेंट वगैरह, ठीक है ना। तो बच्चों आज मैंने बहुत ज्यादा इस पे मेहनत किया है, पूरा लिख लिख करके आपको इसको बताने में जो है ना आज बहुत मेहनत लगा है, क्योंकि ये सब चैप्टर जो होता है इसमें ज्यादा एफर्ट लगता है टीचर को भी पढ़ाने में और आपको भी पढ़ने में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, पूरा का पूरा ड्रग्स का नाम से लेकर के जितने भी रखा मैंने, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी में से क्वेश्चन को आपको पूछेगा। जो भी टेस्ट होगा, जो भी आपको एग्जाम होंगे, वो सभी में यही क्वेश्चन निकाल करके पूछेंगे। इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी सब में से रहेगा। एक आध दो क्वेश्चन आता है किसी और पॉइंट से, जिसको मैं पार्ट 2 में लेकर के आऊंगा, तो वो भी सब कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पार्ट 2 में कुछ और पॉइंट देखेंगे और फिर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बस हो जाएगा ये चैप्टर। लेकिन अब ये जो इतना बता दिया ना, तो 99% क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल से सॉल्व होगा। आप अच्छे तरीके से इसको पढ़िए, जरूर आपका जो है तैयारी अच्छे से हो जाएगा और सारे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो हमेशा आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, जितना हो सके अपने लाइफ के प्रति ईमानदार रहें और अच्छे से काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।